जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 70। आज के लेक्चर में हम कोड ऑफ एथिक्स के थ्रेड डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की थी वो फिर बैठ गए हैं, वो खड़े हो जाए। तो कोड ऑफ एथिक्स की डिफरेंट सिचुएशन हम स्टडी कर रहे थे, हर सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे थे और सिचुएशंस के साथ साथ हम किसी हद तक उनके कुछ सेफगार्ड और सिग्निफिकेंस की वैल्यूएशन, ये दो कंसेप्ट भी डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कोड ऑफ एथिक्स में हमें हमसे जब वो क्वेश्चन टेस्ट करता है, जो कि लाजमी टेस्ट करेगा स्टूडेंट में भी, उसमें हमें कोई 1, 2, 3 या 4 सिचुएशन दे देता है। हर सिचुएशन के बारे में हमसे अलग-अलग पूछता है 3 चीजें। हर सिचुएशन के बारे में हमसे अलग-अलग पूछता है 3 चीजें। कौन कौन सी? थ्रेड्स, सिग्निफिकेंस, सेफगार्ड्स। तो थ्रेड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्रेड्स की एग्जांपल्स के साथ साथ हम कुछ किसी हद तक सेफगार्ड और इनके सिग्निफिकेंस और इनके सेफगार्ड भी डिस्कस करते जाएंगे, ताकि जब आपको रीडिंग असाइनमेंट दी जाए और इसके साथ रिटन असाइनमेंट दी जाए तो आपको पता हो कि ये सिचुएशन कौन सी है, क्लास में डिस्कस हो चुकी है, उसमें ज्यादातर चीजें थ्रेड्स हैं या सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हैं या सेफगार्ड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्का दुक्का जो चीजें अगर नहीं होंगी वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा कि सर ये न्यू चीज थी, हमें समझ नहीं आई, आप बता दीजिए। ठीक है। तो डेली बेस पे बेसिकली क्या होगा, आज मैं थ्रेड्स की सारी सिचुएशन इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा, डिस्कस हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपको रीडिंग असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें इन्हीं थ्रेड की जो सिचुएशंस है ये डिटेल में लिखी हुई हैं। यही सिचुएशन, एग्जैक्टली यही सिचुएशन डिटेल में डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखी हुई हैं, वो आपको रीडिंग के लिए दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपने वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन और वॉल्यूम 1 में से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। उन क्वेश्चन की डिस्कशन फिर हुआ करेगी वेरी नेक्स्ट डे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती रहे, कंसेप्ट्स भी रिवाइज होते रहे। और चूंकि एक केस स्टडी में बाज़ औक़ात डिफरेंट सिचुएशन पूछ लेता है तो आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, यानी हर गुजरते लेक्चर के साथ हम नए कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। उसमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर होगी जो हमारे पिछले किसी कंसेप्ट के बेस कर रही है, तो हमारी रिवीजन भी होती जाएगी। तो आज का लेक्चर अटेंटिव होकर सुन लीजिएगा। कल के लेक्चर और आज जो हो चुका और आज का लेक्चर, इसकी बेस पे आप इस काबिल होंगे कि आज के लेक्चर के बाद एग्जाम लेवल की केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर सकें। तो हमने थ्रेड्स पढ़े थे, 5 थ्रेड्स की एग्जांपल्स पढ़ी थी। कौन कौन से थे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड। बैठ से असाइनमेंट करके आकर। तो ये 5 तरह के थ्रेड्स है। इसमें हमने पहला थ्रेड सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्या है? व्हेन ए टीम मेंबर विल बी इन्फ्लुएंस्ड, किस वजह से? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से। सबसे पहली एग्जांपल फाइनेंशियल इंटरेस्ट की एग्जांपल क्या है? होल्डिंग शेयर्स। होल्डिंग शेयर्स का मतलब क्या है? अगर ऑडिट टीम, किसी भी टीम मेंबर या उसके किसी भी रिलेटिव के पास क्लाइंट के शेयर्स हों तो हम कहते हैं ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होता है। अच्छा बताइए, इसकी सिग्निफिकेंस किस चीज पे डिपेंड कर रही होगी भला? कि मैग्नीट्यूड कितनी ज्यादा और उस पर्सन की पोजीशन क्या है। अगर एंगेजमेंट पार्टनर ने शेयर्स लिए हैं तो जाहिर है वो ज्यादा बड़ा थ्रेट है, उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। अगर किसी जूनियर टीम मेंबर ने लिए हैं शेयर, उसकी सिग्निफिकेंस कम है। अच्छा, तो आप इसमें सेफगार्ड्स में क्या रिकमेंड करते हैं, क्या करना चाहिए? या तो शेयर्स को डिस्पोज कर दिया जाए या उस रेलिवेंट टीम मेंबर को रोटेट कर दिया जाए। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक सेफगार्ड और ये भी होता है कि रोटेट करने से पहले या शेयर्स को डिस्पोज करने से पहले उस टीम मेंबर ने कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो क्या उसका जो काम उसने शेयर को डिस्पोज करने से पहले या हमने उसको रोटेट किया उससे पहले उसने जो काम किया हुआ है उसको खत्म कर देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए, या एज इट इज यूज कर लेना चाहिए, या दरमियानी रास्ता निकाले के रिव्यू करवा लें किसी से, अगर इंडिपेंडेंटली काम ठीक किया है तो उसको यूज कर लें। बिल्कुल। तो इसमें एक सेफगार्ड ये भी आपको बहुत से थ्रेड्स में नजर आएगा कि एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को या एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट किया जाए ताकि वो उस इंडिविजुअल का वर्क रिव्यू कर ले, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि उस इंडिविजुअल ने सही काम किया कि नहीं किया। होल्डिंग शेयर क्लियर। फिर लोन। अगर लोन लिया है क्लाइंट से लोन, तो वो उसमें कोड ऑफ एथिक्स 2 हिस्सों में डिवीजन करता है। कहते हैं अगर लोन किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट बैंक वगैरह से लिया है तो सिचुएशन हो रहा है, क्योंकि वो उनकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लोन लिया है किसी ऐसे क्लाइंट से जो कि बैंक नहीं है, तो चूंकि उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर प्रॉब्लम है, उसकी फिर सिग्निफिकेंस भी ज्यादा होगी। थ्रेट इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होगा। सिग्निफिकेंस डिपेंड करेगी कि लोन किससे लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सेफगार्ड में आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या होना चाहिए? लोन को रीपे कर देना चाहिए, और अगर लोन को रीपे रोटेट करना है, और अगर वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है तो कोशिश करें कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करके आर्म लेंथ बेसिस पे करवाएं। नहीं, लोन रीपे करवा दें। ये भी नहीं तो इंडिविजुअल को चेंज करना है।
रोटेट कर दें, रिमूव कर दें। अच्छा, नेक्स्ट है फीस। अब चूंकि आपकी जो होम असाइनमेंट है उसमें भी फीस का लर्निंग ऑब्जेक्टिव शामिल है, इसीलिए फीस के ऊपर थोड़ी मैं डिटेल डिस्कशन करना चाह रहा हूं। फीस की वजह से 3-4 किस्म के इशू अराइज होते हैं, और ये सारे के सारे इश्यूज कोड ऑफ एथिक्स में है, कंपनीज एक्ट में नहीं है। कंपनीज एक्ट कहता है फीस की वजह से मुझे कोई मसला नहीं। पहला इशू क्या है? लेस से मुराद क्या है? प्रीडिसेसर आइटर से कम फीस चार्ज करना। ठीक है, आई कैप ये कहता है कि अगर प्रीडिसेसर आइटर से कम फीस चार्ज करने की हम इजाजत दे देना, तो इससे होगा ये कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दूसरे के साथ फीस की बेस पे कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आप भी अक्सर एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते होंगे टीवी पे, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो दो बेसिस के ऊपर कंपीट करती हैं एक दूसरे को, एक प्राइस की बेस पे और दूसरा एडवर्टाइजमेंट की बेस पे, और इन दोनों का ही नुकसान होता है अल्टीमेटली। प्राइस की वजह से कंपटीशन अगर हो, इसमें क्या नुकसान होता है? इसमें नुकसान ये होता है, आर्थिक तौर पे कंज्यूमर का फायदा है, उसे कम प्राइस में चीज मिल रही होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी कंपनी, जो भी फर्म लेस प्राइस के ऊपर चीजें प्रोवाइड कर रही है, वो अल्टीमेटली कोशिश करती है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन सेम रहे। सेल प्राइस कम हुई है ना, प्रॉफिट मार्जिन सेम रहे, तो क्या करने की कोशिश करती है? कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है। जब कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है तो इससे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है बाज़ औक़ात। इसी तरह ऑडिट फर्म को अगर प्राइस की बेस के कंपटीशन करने की इजाजत दे दी जाए तो क्या होगा? वो प्राइस क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए पिछले आइटर से कहेगा सर पिछले आइटर 10 लाख में आपका ऑडिट कर रहा था, हम 8 लाख में कर देते हैं। अब जब 8 लाख आ गया, अब जाहिर है फर्म ने अपना प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ ना कुछ रखना है ना, तो फर्म की कोशिश क्या होगी कि कॉस्ट भी कम कर दे। कॉस्ट कम करने के चक्कर में या तो वो ये काम करेंगे कि सीए आर्टिकल स्टूडेंट की बजाय किसी आईकॉम बीकॉम वाले स्टूडेंट से प्रोसीजर परफॉर्म करवा लेंगे, या वो कुछ प्रोसीजर को स्किप कर देंगे, जिनके ऊपर पैसे लगते हुए उन प्रोसीजर को स्किप कर देंगे, जिससे अल्टीमेटली ऑडिट क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। इसीलिए आई कैप ने कहा हम आपको प्राइस की बेस पे कंपटीशन नहीं करने देंगे, इवन एडवर्टाइजमेंट की बेस पे भी कंपटीशन करने की इजाजत नहीं है। आप सीए फर्म्स के एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते होंगे, आई कैप ने मना किया हुआ है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट करने की इजाजत दे दी उसी तरीके से, अगर एडवर्टाइजमेंट करने की इजाजत दी जिस तरीके से आम कंपनीज करती हैं, तो आपको पता है आम कंपनियां टीवी पे खुद देखते होंगे, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है कि वो बजाय ही पहले एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट ये होता था अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को प्रमोट किया जाता था, अब अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट को डिग्रेड भी किया जाता है। तो इस तरीके से अगर एक दूसरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्रेड करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली जो काउंटिंग प्रोफेशन, ऑडिट प्रोफेशन है, इसके बारे में नेगेटिव इमेज बनेगा लोगों का। आई कैप ने इसीलिए दोनों को, ये याद रखिएगा, दोनों तरह के कंपटीशन को मना किया हुआ है, प्राइस कंपटीशन को भी, एडवर्टाइजमेंट वाली बात फिर हम पढ़ेंगे, आज प्राइस की बात कर रहे हैं फीस की, कि प्रीडिसेसर आइटर से कम फीस चार्ज करना इसीलिए मना किया हुआ है। इसको नाम देते हैं अंडरकटिंग। अंडरकटिंग अलाउड नहीं है, एक सूरत में अलाउड है, अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो, यानी पिछले साल की निस्बत इस साल क्लाइंट का स्कोप काम और स्कोप जो है वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट पिछले साल एक्सपोर्ट भी करता था, लोकल सेल भी करता था, इस साल अब एक्सपोर्ट खत्म होगी, सिर्फ लोकल सेल करता है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस भी कम है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कम है, तो इस साल क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम होने की वजह से कम फीस चार्ज कर सकते हैं। पिछले साल ब्रांचेस ज्यादा थी, इस साल ब्रांचेस कम है। नॉर्मल हालात में क्लाइंट को 10 लाख पिछले साल फीस चार्ज की, इस साल 6 लाख फीस चार्ज करे, अंडरकटिंग है, इजाजत नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट की नंबर ऑफ ब्रांचेस कम हो जाएं, पिछले साल 100 थी, इस साल 60 हो जाएं, तो चूंकि क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो गया, तो अब कम फीस चार्ज करने की इजाजत है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें एक केस स्टडी सुन लीजिए और आपने एनालिसिस करना है कि इस सिचुएशन में आइटर फीस कम चार्ज कर सकता था कि नहीं। क्लाइंट ने आइटर से कहा सर आप इस साल की हमारी फीस कम चार्ज करें। आइटर ने कहा क्यों? उन्होंने कहा सर पिछले साल हम प्रॉफिट में थे, इस साल हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो गया है, इस साल हमारा प्रॉफिट क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस कम हो गई है। सेल्स की ट्रांजैक्शन क्या कम फीस चार्ज की जा सकती है? नहीं, बल्कि उल्टा इसमें काम ज्यादा हो गया, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से रिस्क बढ़ गया हमारा, इस वजह से ये सिचुएशन में फीस कम चार्ज नहीं कर सकते। क्वांटम और स्कोप जब कभी आए ना आपके जहन में ये एग्जांपल आ जाए कि शायद इसका मतलब ये है कि ऑडिट से रिव्यू पे अगर शिफ्ट हो जाए तो कम फीस चार्ज कर सकते हैं, वरना इसका असल मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस से है। लेकिन स्कोप से मुराद या क्योंकि आपको पता है ऑडिट का स्कोप ज्यादा होता है, रिव्यू का स्कोप कम होता है। तो अगर स्कोप कम हो, क्वांटम ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क कम हो, उस सूरत में फीस कम चार्ज कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर ट्रांजैक्शन पिछले साल की निस्बत सेल्स की भी और परचेज की भी डबल हो जाए, लेकिन किसी एबनॉर्मल लॉस की वजह से, इवेंट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से क्लाइंट लॉस में चला गया, क्या इस बेस पे कम फीस चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये प्रीडिसेसर आइटर से कम फीस क्लियर हो गया, चार्ज कर सकते हैं कि नहीं? सिर्फ किस सिचुएशन में चार्ज कर सकते हैं? अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो।
चले ये तो डिस्कस कर दिया। फिर इसके बाद कंटिंजेंट फी, कंटिंजेंट फी के बारे, अच्छा इसमें आगे कुछ फैक्टर्स बता रहा है और सेफगार्ड्स बता रहा है। फैक्टर्स वैल्यूएट करने में क्या बता रहा है, कह रहा है हाँ अगर सम टाइम ऐसा होता है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई रेगुलेटर अगर फीस डिसाइड कर दे ना ऑडिटर की, जैसे कोड डिसाइड कर दे, तो उस पे ये कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई नहीं होगा। उस सूरत में हम उसको थ्रेट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रेगुलेटर्स को तो इजाजत है, ठीक है, रेगुलेटर्स को इजाजत है कि वो अपनी फीस, जैसे कोड ने कोई अगर फीस पिछले साल की निस्बत कम ऑडिटर की डिसाइड कर ली, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और इसके सेफगार्ड में कहता है कि क्या करना चाहिए, कब कब के सेफगार्ड, जब आपने क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क देखा कम है, पिछले साल की निस्बत इस साल क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम है, अगर कम है तो कम फीस चार्ज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है कि सर हमारा क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क पिछले साल की निस्बत इस साल कम है। कहीं क्लाइंट ये ना समझ रहा हो कि क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क उतना ही होगा जितना पिछले साल था, फीस लेकिन कम हो गई। ये थे फीस हमारी अंडरकटिंग। दूसरा फीस का जो इशू है, हाँ रिव्यूअर की, अच्छा देखिए मैं क्लास में ना मेन कंसेप्ट्स कवर करवाऊंगा, एक एक लाइन कवर नहीं करवाऊंगा। आपको रीडिंग असाइनमेंट इसीलिए दिया है कि आप उसको जाके रीड करें, इसमें जो मजीद पॉइंट होंगे और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। यानी यूं समझ तरीकाकार क्या होगा, क्लास में मैं आपको 80% कंसेप्ट दिया करूंगा, होम असाइनमेंट आपको 100% की दिया करूंगा, 20% होम असाइनमेंट में मटेरियल एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वो उम्मीद है रीडिंग करके आप समझ आएंगे। अगर नहीं समझ आती तो फिर अगले दिन के लेक्चर में आपने पूछना, ठीक है। तो आज मैंने आपको पहली होम असाइनमेंट दी है कोड ऑफ एथिक्स की रीडिंग करने के लिए, तो इसमें बिल्कुल उन्होंने भाई ने सही पॉइंट किया, सर एक आपने लाइन नहीं बताई, ठीक है बिल्कुल, लेकिन वो जब आप घर जाके स्टडी करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लियर, क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम आपने पहले रीडिंग की हो, आपने उसके ऊपर कुछ थोड़ा सोचा हो, फिर भी समझ नहीं आया तो फिर पूछे। अंडरकटिंग का इशू समझ आ गया। अब है कंटिंजेंट फी। कंटिंजेंट फी किसे कहते हैं? कंटिंजेंट फी का मतलब है जब फीस किसी आउटकम के साथ लिंक कर दी जाए। देखिए हमारे प्रोफेशन में दो तरह से फीस डिसाइड करने की इजाजत है। एक लमसम फी, ऑडिट करेंगे कितने में करेंगे, 50 लाख में, 40 लाख में, 60 लाख में, लमसम फी, फिक्स फी एग्री कर लें, ये ठीक है। दूसरा आर्ली बेसिस पे भी इजाजत है, ऑडिट करेंगे बिल्कुल करेंगे, फीस कितनी, सर जितना काम होगा ना उस लिहाज से फीस, हमारे पार्टनर्स के जितने आवर्स लगेंगे ऑडिट करते हुए, पार्टनर्स के आर्ली रेट ये अप्लाई होगा, या क्या आपने बताया हुआ आर्ली रेट्स, मैनेजर के आर्ली रेट्स ये होंगे, जूनियर टीम मेंबर्स के आर्ली रेट्स ये होंगे। तो जो टीम मेंबर जितने आवर्स उस जॉब पे कंज्यूम करेगा उस लिहाज से बिलिंग कर दी जाएगी। इसकी भी ये कंटिंजेंट फी नहीं है, इसकी भी इजाजत है, ये आर्ली रेट के ऊपर बिलिंग हो रही है, क्योंकि ये इनपुट के ऊपर बेस कर रहा है, आउटकम के ऊपर नहीं। फिक्स फीस की इजाजत है, आर्ली रेट पे फीस डिसाइड करने की इजाजत है। जिस चीज की इजाजत नहीं है वो ये कि फीस को लिंक कर दिया जाए प्रॉफिट के साथ। फीस कितनी होगी जी, प्रॉफिट का 10%, प्रॉफिट का 20%, इसमें फिर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहता। ऑडिटर की कोशिश होता है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। फीस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है जी, टाइप ऑफ ओपिनियन के ऊपर। ये भी कंटिंजेंट फी की एग्जांपल है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा फीस ज्यादा होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन होगा फीस कम होगी, एडवर्स ओपिनियन होगा बराए नाम फीस होगी। ये भी कंटिंजेंट फी है। फीस को ना प्रॉफिट के ऊपर बेस करना चाहिए, ना फीस को टाइप ऑफ ओपिनियन के ऊपर बेस करना चाहिए। क्लाइंट अगर आपको कहे सर फीस, हम कहें जितनी मिस स्टेटमेंट्स निकलेंगी हर मिस स्टेटमेंट के 10,000 रुपए, बताइए क्या ये अलाउड है? फिर नहीं, क्योंकि इसमें ऑडिटर का प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टू हाई हो जाएगा। वो तो सिर्फ उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोकस नहीं रहेगा, उसका फोकस रहेगा मिस स्टेटमेंट्स, इसकी भी इजाजत नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल, अगर क्लाइंट कहे सर आप अगर 3 महीनों में रिपोर्ट दें हमें तो फीस होगी 50 लाख, और अगर 1 महीने में रिपोर्ट दे दें फीस होगी 1 करोड़, क्या इसकी इजाजत है? ये भी कंटिंजेंट फी है। हाँ, क्योंकि जल्दी काम करने के चक्कर में हो सकता है सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस ना ले। ये आर्ली रेट के ऊपर बेस नहीं कर रहा, आर्ली रेट के ऊपर बेस कर रहा होता तो टाइम कम होने की वजह से फीस कम होती, ठीक है। तो ये आर्ली रेट पे नहीं है, ये बल्कि इंसेंटिव है ऑडिटर के लिए कि जल्द से जल्द ऑडिट कंप्लीट करे। तो कंटिंजेंट फी एक केस में और पूछ लिया उसने। अच्छा कंटिंजेंट फी याद रखिएगा, एश्योरेंस सर्विसेज में भी इजाजत नहीं है, नॉन एश्योरेंस सर्विस में भी इजाजत नहीं है इसकी। एक केस स्टडी में क्लाइंट ने कहा सर आप हमारे ऑडिटर तो हैं, हमारा टैक्स का काम भी आप संभाले, टैक्स रिटर्न वगैरह आप फाइल किया करें, टैक्स डिस्प्यूट हो वो आप हैंडल किया करें। हमने कहा ठीक है, फीस कितनी? उसने कहा सर जितना टैक्स सेव करेंगे 50% आपका 50% हमारा। क्या ये कंटिंजेंट फी है? ये कंटिंजेंट फी है, इसकी इजाजत नहीं। तो कंटिंजेंट फी का रूल समझ आ गया, कंटिंजेंट फी होती क्या है, और इसका रूल समझ आ गया। रूल क्या है इसका
कि इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए भी इजाजत नहीं है, और अगर कोई ऑडिटर अपने ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो उसकी भी इजाजत नहीं है, उस सूरत में भी ये डिसअलाउड है। और अगर क्लाइंट आपसे कंटिजेंट फी ऑफर कर रहा है या आपको पता चला कि मैनेजर ने एग्री कर लिया, क्या करें, उसको चेंज कर दे, कंटिजेंट फी की टर्म्स को चेंज करके किसके ऊपर ले आए, या तो फिक्स बेस के ऊपर या ऑर्ली रेट के बेस के ऊपर। कंटिजेंट फी ओके, अंडरकटिंग ओके जी मेरे भाई। हाँ, अगर कोई कोर्ट वगैरह कोई फिर अगेन वही बात, रेगुलेटर अगर फीस डिसाइड कर ले उसकी इजाजत है, उसकी इजाजत है जी। हाँ बिल्कुल, अगर वो रेगुलेटर जिस भी बेसिस के ऊपर फीस डिसाइड करे वो बेसिस फिर अलाउड समझी जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस में बात ऐसे होता है कि ऑडिटर है ना कोई, उसे कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेटर वाइंड कर दिया, तो लिक्विडेटर को बाजुकात कहा जाता है कि जितने के एसेट डिस्पोज करेंगे ना 1% आपको कमीशन मिलेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पे एसेट्स को डिस्पोज करे। तो है ये भी कंटिजेंट फी, लेकिन इस सूरत में इजाजत है। क्यों इजाजत है? क्योंकि ये कोर्ट ने डिसाइड किया। तो कोर्ट अगर डिसाइड कर ले, और ये तो बल्कि पूरे कोड ऑफ एथिक्स का रूल समझ लें कि कोर्ट ने अगर कोई चीज डिसाइड कर ली तो उसकी इजाजत है, वो हमारी बड़े हैं बिल्कुल। ओवरड्यू फीस, ओवरड्यू फीस का मतलब क्या है कि फीस काफी अरसे से पे नहीं हुई। अच्छा, इसमें मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात जब ऑडिटर क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ना, तो क्लाइंट को, मैनेजमेंट को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन चूंकि अपॉइंटमेंट वगैरह शेयर होल्डर्स की तरफ से होती है तो मैनेजमेंट कुछ कर नहीं सकती। मैनेजमेंट फिर एक काम करती है, क्या वाला, ऑडिटर की फीस रोक लेती है। और ये एक तरह से उनका तरीकाकार होता है ऑडिटर को प्रेशराइज करने का कि अगले साल भी हम देखेंगे, अगर तो तुमने अगले साल भी क्वालिफाइड ओपिनियन दिया फिर अगले साल की फीस भी रोक लेंगे, वरना अगले साल चलो दोनों सालों की फीस दे देंगे। तो अगर केस स्टडी में हमसे ये कहे कि ऑडिटर को पता आप रिपोर्ट साइन करने लगे और आपको पता चला कि पिछले साल की फीस भी अभी पे नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन रुक जाएंगे, आप कहेंगे मैं देख लूं कहीं इस साल भी क्वालिफाइड ओपिनियन तो नहीं दे रहे। फीस रिकवर करवाने के चक्कर में क्या अब आप ये कोशिश करेंगे ना? हो सकता है कि आप क्लाइंट को फेवर देने की कोशिश करें। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ने कहा कि जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन करो ना नेक्स्ट ईयर की, याद रखें फीस ड्यू कब होती है? भला फीस ड्यू कब होती है? जब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाती है। तो ये जिस साल की ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई उस साल की फीस ड्यू है, लेकिन ये ओवर ड्यू कब होगी? जब अगला साल आ जाएगा, एक साल गुजर जाएगा और अभी भी पे नहीं हुई फीस। नॉर्मली फीस 2-3 महीने में पे हो जानी चाहिए, लेकिन पूरा साल गुजर गया, अगले साल का ऑडिट शुरू हुआ, अगले साल का ऑडिट खत्म होने के भी करीब है और अभी तक पिछले साल की फीस पे नहीं हुई। क्या थ्रेट है? बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि ऑडिटर पैसे रिकवर करने के चक्कर में हो सकता है क्लाइंट को फेवर देने की कोशिश करे, क्लाइंट को खुश करने की कोशिश करे। इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए? कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, स्टेप नंबर 1, आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करें और उसे कन्विंस करे कि वो पिछले साल की जो ओवरड्यू फीस है, जिसे 1 साल हो गया अभी तक पे नहीं हुई, उसे पे कर दे। सारी ना सही, कम से कम सिग्निफिकेंट पोर्शन पे करवा लें। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, चूंकि पॉसिबिलिटी है कि फीस को सामने रखते हुए अगर क्वालिफाइड ओपिनियन था आपने ना दिया हो, तो बेहतर है किसी एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को एंगेज करें, किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करें और वो आपके काम का रिव्यू कर ले कि क्या हमने सारे प्रोसीजर और एविडेंस और कंक्लूजन ठीक ड्रॉ किए कि नहीं। क्लियर? ये कौन से वाला पॉइंट हो गया? ओवरड्यू फीस के लिए। क्लियर हो गया? क्या ओवरड्यू फीस समझ आ गया क्या होती है? पिछले साल की फीस जिसको 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया और अभी तक पे नहीं हुई, वो है ओवरड्यू फीस। अच्छा, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक है प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस ओवरड्यू है और एक है हमारी ही पिछले साल की फीस ओवरड्यू है। अगर तो प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस ओवरड्यू है ना, इसमें कोड ऑफ एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रिक्ट है। वो कहता है अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस ओवरड्यू है ना, अभी तक पे नहीं हुई, तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना जब तक कि फीस पे ना हो जाए। हाँ, अगर आपकी फीस पेंडिंग है पिछले साल की, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट साइन करने से पहले रिपोर्ट साइन करने से पहले सारी की सारी फीस रिकवर करवा लें। और अगर थोड़ी बहुत भी पेंडिंग रह गई है ना, तो आपने रिव्यूअर से अपने काम को रिव्यू करवा लेना। क्लियर? ये था हमारा ओवरड्यू फी। नेक्स्ट, रेफरल फी। फी ओवरड्यू है तो फिर इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू कराने का फायदा ये होगा
कि अगर हमने क्लाइंट की किसी मिस स्टेटमेंट को छुपा दिया हो, हमारे किसी टीम मेंबर ने क्लाइंट की मिस स्टेटमेंट को छुपा दिया हो, क्यों छुपा दिया हो कि कहीं क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो सीएफओ नाराज हो जाएगा, सीईओ नाराज हो जाएगा, वो हमारी पेमेंट का चेक साइन नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट को छुपा दिया हो या किसी जगह पे क्लाइंट को कोई फेवर दे दी हो अनड्यू। इंडिपेंडेंट रिव्यूअर आके चेक कर लेगा कि कहीं ये फेवर तो नहीं दी गई, सारे प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड ने कहे थे वो पूरे हो गए कि नहीं हो गए। इंडिपेंडेंट रिव्यूअर का ये काम है। इंडिपेंडेंट रिव्यूअर समझते हैं किसको कहते हैं? किसको? जो हमारी हो सकता है हमारी ही फर्म के अंदर या समटाइम फर्म से बाहर का कोई बंदा हो और उसे हम क्या कहते हैं, सर हमने सारा ऑडिट कर लिया है, अब आके चेक कर ले कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इसमें अब चले रिव्यू की बात चल पड़ी है तो सुन लें। ये रिव्यू दो तरह के होते हैं। एक तो ये है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक बात कर रहा हूं, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। एक तो ये है कि अगर किसी हमारी टीम है 10 बंदों की, उसमें सिर्फ इन्हीं भाई ने शेयर खरीदे थे या इन्हीं के कोई क्लोज रिलेटिव थे क्लाइंट में एम्प्लॉय, तो हम एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, काम का रिव्यू करवाएंगे, लेकिन वो किसके काम का होगा? सिर्फ इनके काम का। और अगर थ्रेट ज्यादा हो, ऐसा हो जिसका इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या पूरे ऑडिट पे आ सकता है, फिर भी हम किसी एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करते हैं, लेकिन फिर सिर्फ इंडिविजुअल का रिव्यू वर्क करने के लिए, काम रिव्यू करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए, पूरी के पूरी एंगेजमेंट का काम चेक करने के लिए। तो ये ना दो मिलती जुलती टर्म्स सेफगार्ड में यूज होंगी। कभी कहेगा कि किसी इंडिविजुअल को एंगेज करें टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल, और कभी कहेगा पूरे का पूरा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा ले। तो बेसिकली दोनों में फर्क क्या होगा? अगर किसी इंडिविजुअल की वजह से मसला है ना, तो खुद सोचें, सिर्फ उसी इंडिविजुअल के काम को चेक करवाना चाहिए, हर बंदे के काम को चेक करवाने की जरूरत नहीं है बाहर के बंदे से। लेकिन अगर थ्रेट ऐसा है कि उसमें बड़ा थ्रेट है, तो उसमें क्या करना चाहिए? फिर पूरे का पूरा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेना चाहिए। जैसे आपके ख्याल में प्रोबेबली आपकी जजमेंट की बेस पे अगर ये फीस पिछले साल की पेंडिंग हो, तो हमें पूरे के पूरी एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेना चाहिए, सबके काम को, या कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के काम को रिव्यू करवाना चाहिए? सबके काम को। क्लियर? तो ये हो गया ओवरड्यू फी। अच्छा, रिव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसे तो एग्री करते हैं ना, ये तो मैं डिफरेंस बता रहा हूं और आप कहें सर हमारा तो ख्याल है रिव्यू ही नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है ना कि हमने फेवर दे दी होगी क्लाइंट। नेक्स्ट, रेफरल फी। रेफरल फी का मतलब क्या है कि हमारे पास एक एबीसी कंपनी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एक डीईएफ है। एबीसी के बाद क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा सर हमें कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। एबीसी कंपनी ने कहा हम तो सिर्फ ऑडिट करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं। या हम सिर्फ, फॉर एग्जांपल उसने ऑडिट का कहा था, वो फर्म कहती है हम सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑडिट सर्विसेज नहीं। क्लाइंट ने कहा अच्छा। फिर एबीसी ने कहा लेकिन ठहर जाए, हम डीईएफ कंपनी को जानते हैं, वो बहुत अच्छी ऑडिट सर्विसेज हम नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप उधर चले जाए। वो बंदा हमारे पास आ गया, हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, और हमारा असल में उस पार्टी एबीसी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एग्री हुआ था कि जितने क्लाइंट वो हमें भेजेगा, हर क्लाइंट का 50,000 चेक उसे भेजेंगे, 50,000 का। हमने उसे चेक भेज दिया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यह है रेफरल फी। रेफरल फी से कहते हैं, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट राइज होता है। किस वजह से राइज होता है? हो सकता है एबीसी कंपनी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो अपना 50,000 की फीस रिकवर करवाने के लिए किसी क्लाइंट को गलत मशवरा दे दें। हम हो सकता है इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड ना करते हो, लेकिन क्लाइंट हमारे पास भिजवा दे। क्यों हमारे पास भिजवा दे? क्योंकि उसे 50,000 कमीशन मिलेगा, रेफरल कमीशन। कोड ऑफ एथिक्स कहता है इसमें थ्रेट राइज होता है। सेफगार्ड क्या है? कहता है आप पहले क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दें। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि जो उसे मशवरा दिया जा रहा है, इस मशवरे के पीछे सवाब की नीयत नहीं है, 50,000 का चेक है। फिर क्लाइंट की मर्जी है, वो उस वक्त आना चाहे तो आए, और जाहिर है क्लाइंट एक दफा सोचेगा कि वाकई ये सही एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं मुझे। तो रेफरल फी क्लियर। रेफरल फी की वजह से जो मसला आता है वो भी क्लियर। अच्छा, आप एग्री करते हैं कि ये चारों जो इश्यूज हैं, ये चारों इनमें कोई ना कोई थ्रेट राइज होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम राइज होती है। ये सिचुएशन किसी भी ऑडिट पे आ गई तो हमारी इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज कर सकती हैं, हमारे ऑडिट को अफेक्ट कर सकती हैं। इस बात पे मुतमिन हैं? चलिए ठीक है, ये मेन इशू है। बाकी कोई एक थ्रेट समझ में आया, एक नहीं आया, 3 थ्रेट थे, एक आ गया, 2 नहीं आए, 4 सेफगार्ड लिखे थे, 2 क्लास में डिस्कस हो गए, 2 नहीं हुए, घर जाके रीड करने हैं, उनमें से फिर रीड करने से भी एक समझ आ गया, एक समझ नहीं आया। ये इश्यूज रूटीन के हैं, ये चलते रहेंगे, डिस्कस होते रहेंगे, साथ साथ क्लियर भी होते रहेंगे। लेकिन मेन इशू ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि हाँ इस सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्लियर?
अच्छा, अब इसके बाद फीस, फिर फीस के बाद आज हमने डिस्कस जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे देना है, फेमिलियरिटी थ्रेट, और कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है फीस के अलावा? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया, फीस का भी हो गया, फेमिलियरिटी, अच्छा नहीं इसमें क्या है, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। हाँ जी, चलिए ये असल में मैं ये चाह रहा हूँ पहले जो असाइनमेंट जो है दिया वो टॉपिक कवर करवा दूं, बाद में फिर दूसरे करवा दूंगा, क्योंकि डिस्कशन बाद का जब निकलती है किसी साइड पे तो फिर वो फैल जाती है, उसको लेक्चर उसमें भी हो सकता है निमट जाए। तो मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कम से कम जो असाइनमेंट आपको दी गई है वो कंसर्ट डिस्कस हो जाए। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या कि ऑडिटर टीम मेंबर में से कोई भी, उसका रिलेटिव कोई क्लाइंट में किसी अहम पोजीशन पे काम कर रहा हो, क्लाइंट में किसी अहम पोजीशन पे काम कर रहा हो, तो इसे कहते हैं फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स रिलेशनशिप को 3 तरह से क्लासिफाई करता है, 3 तरह से। कोड ऑफ एथिक्स रिलेशनशिप को कितनी तरह, जो ऑडिटर के रिलेटिव्स हैं, टीम मेंबर के रिश्तेदार हैं, कोड ऑफ एथिक्स उनको कितने हिस्सों में क्लासिफाई करता है? 3। रिलेटिव्स की 3 टाइप। एक इमीडिएट फैमिली मेंबर, इमीडिएट फैमिली मेंबर। दूसरा क्लोज फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर। तीसरा क्लोज रिलेटिव। कोड ऑफ एथिक्स रिश्तेदारों को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? 3 हिस्सों में। पहला इमीडिएट फैमिली मेंबर, यह है स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड। माइनर को, हाँ माइनर, इससे मुराद माइनर, लेकिन माइनर को यहां पे क्या कहता है? डिपेंडेंट चाइल्ड। यह है इमीडिएट फैमिली मेंबर। क्लोज फैमिली मेंबर कौन है? बहन भाई, वालदैन, ठीक है, ये क्लोज फैमिली मेंबर है। और जो चचा ताया, उनके बेटे, बच्चे, फूफियां, दोस्त, बचपन का दोस्त, इन सब के लिए कौन सी टर्म है? क्लोज रिलेटिव। फर्क समझ आया? अच्छा, अब एक अजीब बात सुने और फिर आपने मुझे उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, उसके बाद एक सवाल पूछूंगा। अजीब बात क्या है? कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि ऑडिटर के 3 तरह के रिलेटिव्स हो सकते हैं। पहले बेसिक रूल, अगर टीम मेंबर का, किसी भी टीम मेंबर का कोई भी रिलेटिव क्लाइंट में काम कर रहा है, किसी पोस्ट पे काम कर रहा है, तो इससे फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है। ये बात समझ आती? फिर कहता है रिलेटिव्स 3 तरह के हैं। एक इमीडिएट फैमिली मेंबर, यानी अगर कोई स्पाउस क्लाइंट में मार्केटिंग डायरेक्टर है, हम कहेंगे इमीडिएट फैमिली मेंबर काम कर रहा है क्लाइंट पे। अगर भाई क्लाइंट में मार्केटिंग डायरेक्टर है, हम कहेंगे क्लोज फैमिली मेंबर। और अगर बचपन का दोस्त है कोई, क्लोज रिलेटिव। एक्सप्लेन करने के बाद 3 टाइप्स कोड ऑफ एथिक्स बड़ी अजीब बात करता है, जिसे हमें गुस्सा आ गया। उसने कहा रिलेटिव किसी भी टाइप का हो, थ्रेट तीनों सिचुएशन में राइज होगा, फेमिलियरिटी थ्रेट। हमें गुस्सा आ गया। हमें गुस्सा क्यों आया? हमने कहा अगर तीनों में ही थ्रेट राइज होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो फिर हमें 3 टाइप्स क्यों बढ़ाई? लेवल सिग्निफिकेंट को वैल्यूएट करने के लिए, सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट। आपको बताया था ना कल, जब रिलेटिव क्लाइंट में काम कर रहा हो तो सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट किस पे डिपेंड करेगी? पहला, जो इधर वाला बंदा है उसकी ऑडिट टीम में क्या पोजीशन है, दूसरा क्लाइंट वाले बंदे की क्लाइंट में क्या, और तीसरा नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो इस केस में थ्रेट तीनों में राइज होगा। इसमें सिग्निफिकेंस ज्यादा है, इसमें कम, इसमें जरा दरमियाने दर्जे की। तो ये बात समझ आ गई। 3 टर्म्स मैंने आपको बता दी, इमीडिएट फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर, क्लोज, और फिर ये भी बता दिया थ्रेट तीनों में राइज होता है। और फिर ये भी बता दिया अगर तीनों में थ्रेट राइज होता है तो फर्क किस चीज का है? सिग्निफिकेंस का। शाबाश, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर पता चले कि हमारे टीम मेंबर मैनेजर है, उसका भाई क्लाइंट में इन्वेंट्री मैनेजर है, थ्रेट राइज हुआ? कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा, अब आगे सुनते जाएं। क्या एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट राइज हो सकते हैं? फिर से बताइए, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट राइज हो सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? सारे बताने चाहिए। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं सोचवाऊं आपने वैसे वैसे सोचना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे ना
गौर से सुनिएगा, अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो हर सिचुएशन में हर थ्रेट फिट हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचेंगे ना तो हर सिचुएशन में हर थ्रेट है। आपने सिर्फ उस हद तक सोचना है कि जो थ्रेट लिखे हुए हैं वो समझ आ जाए। जो ये बात ध्यान में रखिएगा, लिखे हुआ, क्योंकि जो कोड ऑफ एथिक्स ने लिख दिया उसके बाद हम जजमेंट अप्लाई नहीं करते। सुन ले, हाँ समझ के लिख दो, समझा, इसीलिए समझा रहा हूं। भाई क्लाइंट पे मैनेजर है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है, समझ आती है। अब सुने, भाई को क्लाइंट से सैलरी भी तो मिल रही है, क्या वो सैलरी भी हमारे घर में हमारी फैमिली में नहीं आ रही? तो इसका मतलब इस सिचुएशन में फेमिलियरिटी थ्रेट के साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो रहा है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट भी राइज, समझ आ गई? अच्छा मुझे बताइए, अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट को पता चल गया कि ये भाई हैं दोनों, क्लाइंट ने हमारे भाई से कहा, पहले प्यार से कहा, आपका भाई ऑडिट टीम का हिस्सा है, वो बहुत ज्यादा वाउचर मांग रहा है, उसे कहे जरा वाउचर, ये 4-5 वाउचर्स निकाल दें। और भाई ने हमसे कहा, ओ भाई कर दे तेरी। ये फेमिलियरिटी थ्रेट है। ये क्या है? फेमिलियरिटी थ्रेट है। हमने बात नहीं मानी। फिर सीएफओ ने हमें फोन किया, उन्होंने कहा लगता है आपको अपने भाई की नौकरी नहीं भी आ रही, इंटिमिडेशन थ्रेट। तो बताइए कि अगर कोई रिलेटिव क्लाइंट पे काम कर रहा है, कौन कौन से थ्रेट राइज हो रहे हैं? फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन। इससे आगे नहीं ना इससे ज्यादा सोचना है ना इससे कम सोचना है। इससे ज्यादा सोचेंगे तो मजीद थ्रेट आ जाएंगे, वो भी गलत है। इससे कम सोचेंगे तो थ्रेट कम हो जाएंगे, वो भी नंबर कट जाएगा। सिर्फ इतना ही सोचना है। क्लियर? हाँ, क्योंकि असल में कोड ऑफ एथिक्स ना प्रैक्टिकल सिचुएशन को सामने बनाए जाते हैं। वो सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बाज़-औक़ात किसी ऐसी सिचुएशन को सामने रख के थ्रेट लिख दिया जाता है जो कि अभी आप उसके साथ फेमिलियर नहीं है। मैं अगर उसे समझाऊंगा भी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी शायद आपको समझ आए ना आए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है ना, लिमिटेशन है। तो फिर इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हल होता है? बेहतरीन हल क्या होता है? रट्टा भाई 3 थ्रेट थे ना, 2 समझ आ गए हैं, बस तीसरा थ्रेट उस सिचुएशन से रिलेट करता है जो अभी आपने नहीं पढ़ी समझी, जो प्रैक्टिस में तो याद कर लो। तो सम टाइम में आपसे कहा आप आएंगे ना कल, तो आप कहेंगे सर ये 3 थ्रेट थे, 2 समझ आ गए, 1 नहीं समझ आया, क्यों है? हाँ, तो मैं पहले आपको हो सकता है कि किसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आए तो मैं क्या कहूंगा, रट्टा लगाएं आगे चले। क्योंकि हमारा पहला मकसद नॉलेज हासिल करना, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि नॉलेजफुल पर्सन हो, नॉलेज इज पावर, ये नहीं है। पहला मकसद क्या है? पेपर पास करना। जो नॉलेज जितना जरूरी होगा प्रैक्टिस में जाके, आर्टिकल इसीलिए है, और किस लिए आर्टिकल? इसी चीज के लिए। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा बताइए, अभी तो आपने थ्रेट बताए, सिग्निफिकेंस बताइए, सिग्निफिकेंस किस चीज पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन फर्म, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन क्लाइंट। बिल्कुल ठीक। सेफगार्ड, रोटेट करते हैं किसको? अच्छा सुन, तो पूरी बात करें ना। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के इनका रोटेट का वर्ड उठाया क्योंकि कंसेप्ट ठीक है, इसलिए कि बाज़ औक़ात याद करते हुए हम सिर्फ कीवर्ड याद करते हैं, रोटेट, रीस्ट्रक्चर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, डिस्पोज, इंटरेस्ट। लेकिन एग्जाम में जब केस स्टडी आएगी, आपको कसम है आपने कीवर्ड्स नहीं लिखने, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट क्या जैसे याद किया हो ना वैसे ही छाप दे। याद करने वाला मटेरियल और होता है, लिखने वाला मटेरियल और होता है। याद करने वाले सिर्फ कीवर्ड्स होती हैं, याद करने वाली चीज सिर्फ हेडिंग होती है, लिखने वाली सारी एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो याद कीवर्ड्स कर लें सिर्फ, डिस्पोज, रीस्ट्रक्चर, रिमूव, ठीक है चलेगा। लेकिन जब लिखना है कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना। अच्छा, अब वापस आइए, मुझे इसके सेफगार्ड्स बताइए। रोटेट करने, अच्छा 1-2 लफ्ज इस्तेमाल करता है यहां पे कोड ऑफ एथिक्स। एक कहता है रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कहता है रोटेट या रिमूव फ्रॉम एंगेजमेंट टीम। क्या फर्क है दोनों में? बोला रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रहे टीम का हिस्सा ही। इन्वेंट्री में मसला है ना, उससे इन्वेंट्री छोड़ो, पेरोल ऑडिट करने पे लगा दो, पेरोल, यह है रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिमूव फ्रॉम, अगर ये नहीं करना तो उसे एंगेजमेंट टीम से निकाल के किसी और एंगेजमेंट में भेज दो और उधर का कोई बंदा इधर ले आओ जिसका इंटरेस्ट नहीं है। और क्या रिव्यू होना चाहिए कि नहीं इसके काम का? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, आगे चले। ये 3। अच्छा, अब ये बाकी फिलहाल ये जिसकी असाइनमेंट थी वो तीनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ये नहीं, फीस, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फीस और फैमिली एंड पर्सनल। अच्छा, अब आगे अब मैं सिग्निफिकेंस और सेफगार्ड, वो वाले पॉइंट जो बहुत सी सिचुएशंस में रिपीट होते हैं, सारे नहीं बहुत से। जैसे ये अगर आप फैक्टर याद कर लेना
ये फैक्ट सिग्निफिकेंस के या सेफगार्ड के, समझ लीजिए आपने 70% केस स्टडीज अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि 70% केसेस में यही पॉइंट्स रिपीट हो रहे होंगे, आप खुद देखेंगे जब आप घर जाके रीडिंग करेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने सारे थ्रेट्स पढ़े, हमने सारे सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स पढ़े, हमने सारे सेफगार्ड्स पढ़े, सारे सेफगार्ड में से जो ज्यादातर सेफगार्ड रिपीट हो रहे थे, जो ज्यादातर सेफगार्ड मुख्तलिफ सिचुएशन में बार बार आ रहे थे, हमने उनकी लिस्ट बना ली, वो डिस्कस करने लगे। और इसी तरह सिग्निफिकेंस में जो ज्यादातर केसेस में रिपीट हो रहे थे, उनकी लिस्ट बना ली, अब वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ताकि जब आप इस लिस्ट को समझ लें तो जहां जहां पे ये सेफगार्ड या ये सिग्निफिकेंस का फैक्ट आप आसानी से समझ लें। जैसे हमारी 15 सिचुएशंस हैं, अगर एक सेफगार्ड 8 सिचुएशंस में डिस्कस हुआ है, तो बजाय ये कि हर दफा डिस्कस कर रहे हो, आज ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये लेकिन याद रखें, ये वो हैं जो फ्रीक्वेंटली सिचुएशंस में आएंगे, ये वो नहीं है जो हर सिचुएशन के कॉमन है। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? ये फैक्टर्स वो नहीं है जो हर सिचुएशन, यानी एक स्टूडेंट ने क्या समझ, मेरी इस बात से जो पहले मैंने कही इससे गलत है, उसने कहा सर आपने कहा था ये वो फैक्टर्स हैं जो बार बार आते हैं, तो हर सिचुएशन में आते हैं, इसका मतलब है मैंने याद कर लिए हैं, अब एग्जाम में जो भी सिचुएशन आ जाएगी मैं सिर्फ ये फैक्टर्स फिट कर दूंगा उसमें और ये सेफगार्ड फिट कर दूंगा। नहीं भाई, ये फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं केसेस में, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर केस में हो, ये ज़हन में रखिएगा। तो आपने केस स्टडी को पढ़ के देख के इनको यूज करना है। ये वो टूल्स हैं जो बहुत सी जंगों में काम आएंगे, हर जंग में काम नहीं आएंगे, लेकिन वो आपने देख लेना है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, कौन सा, उस लिहाज से। पहले फैक्टर्स हमने सिचुएशन डिस्कस कर ली है, कौन सी सिचुएशन जिनकी असाइनमेंट आपको देनी है, बाकी जैसे जैसे आगे चलेंगे सिचुएशन मजीद डिस्कस करता रहूंगा। आज 3 डिस्कस की, अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो फैक्टर जो आज वाली सिचुएशन से भी रिलेट करते हैं और जो आइंदा पढ़ेंगे उनसे भी रिलेट करते हैं, उनसे भी रिलेट कर। अच्छा, फैक्टर्स को याद करने के लिए ना हमने बस अपनी तरफ से खुद आपको कोई ना कोई तुक्का लगाना होता है। तो एक वर्ड बनाया फैक्टर्स का, उसे हम कहते हैं एच टॉम। एच मैंने कहा ये किस लिए वर्ड यूज होगा, सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। आपने जब कभी सोचना है ना कि कोड ऑफ एथिक्स आ गया, थ्रेट तो मैंने लिख दिए, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करना है। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं आपके जहन में, ये लफ्ज आ जाए एच टॉम। अगर तो रिलेशनशिप, ये ज्यादातर, ये मजीद भी होंगे लेकिन ये ज्यादातर ये पेयर होते हैं। इसमें एच का मतलब है 3 पॉइंट, कौन कौन से, हम इधर हमारे वाला बंदा किस पोजीशन पे है, क्लाइंट वाला बंदा किस पोजीशन पे है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है दोनों में, क्लियर। फिर इसके बाद टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, कितना अरसा हो गया, कितना अरसा हो गया। जैसे वो ये कहता है ज्यादा अरसे तक अगर आप क्लाइंट का ऑडिट करें ना तो इससे भी फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाता है। तो अब इसके फैक्टर्स में क्या लिखेंगे कि कितने अरसे से कर रहे हैं। एक जगह पे उसने लिखा 2 साल हुए, उसने कहा कोई मसला ही नहीं है। हमने कहा 3 साल, कोई मसला नहीं है। हमने कहा 4, कहता है हाँ 4 से मसला है। 3 साल के बाद थ्रेट राइज, और एक क्वेश्चन में तो उसने लिख दिया 20 साल से ऑडिट कर रहे हैं। हमने कहा इसमें तो सिग्निफिकेंस ही सिग्निफिकेंस है। तो इसमें टी से क्या मतलब, टाइम पीरियड, कि कितना अरसा हो गया आपको सर्विस प्रोवाइड करते हुए। ठीक है, एक और सिचुएशन है वो हम पढ़ेंगे जिसमें वो ये कहता है कि अगर क्लाइंट का कोई बंदा क्लाइंट को छोड़ के आपकी ऑडिट टीम का हिस्सा बन जाए और फिर आप उसको ऑडिट करवाने के लिए भेजें। सिचुएशन समझ आ रही है? तो इसमें कौन सा थ्रेट है, शाबाश, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एक और भी फेमिलियरिटी थ्रेट भी, क्योंकि जाहिर है ऑडिटर और क्लाइंट की हेलो है। इसके फैक्टर्स में वो ये फैक्टर बताता है, वो इस यहां पे भी ये डिस्कस होता है, क्या टाइम पीरियड, कि कितना अरसा हुआ उसको क्लाइंट छोड़ के आए हुए। अगर तो इसी साल में आया थ्रेट बहुत ज्यादा, और अगर 2-4 साल गुजर गए हैं फिर थ्रेट कम। तो ये भी एक फैक्टर होगा, टाइम पीरियड कितना गुजरा। फैक्टर्स को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है, आपको कहेगा कि क्लाइंट की और राइटर टीम की में किसी की ट्रांजैक्शन हुई है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं, तो हमने देखना है क्या ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है तो थ्रेट फिर भी होगा, थ्रेट फिर भी होगा किसी हद, लेकिन कम, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है या उसका साइज बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पे देखना है ओ मींस ट्रांजैक्शन जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है कि नहीं, और एम मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है। जैसे ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट में अक्सर आया करेगी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में तकरीबन जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सब में ये आपको कॉमन मिलेगा सिग्निफिकेंस, क्या कि मैग्नीट्यूड देखो,
लोन किस अमाउंट का है, शेयर्स कितने लिए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये 6 फैक्टर्स हैं, ये आपको अक्सर केस स्टडी की सिग्निफिकेंस में यही रिपीट होते मिलेंगे। समझा दिए? टी फॉर टाइम पीरियड, ओ फॉर ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, एम फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन। जी नहीं, सारे एक जगह नहीं आएंगे, सारे एक जगह, किसी में हो सकता है 2 आए, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं, किसी में हो सकता है इसमें से कोई भी ना आए, कोई स्पेसिफिक आ जाए किसी किस्म। ठीक है, लेकिन ये वो आपको बताए हैं जो बार बार डिफरेंट सिचुएशंस में आपको नजर आएंगे। क्लियर? अब सेफगार्ड की तरफ चलते हैं। सेफगार्ड, सेफगार्ड का मतलब क्या होता है? वो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो इस सिचुएशन में एक्टर को लेने चाहिए ताकि थ्रेट को बचा जाए, एलिमिनेट किया जाए, या एक और सेंटेंस बोलता है रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल। रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल का लेवल है कि इमटेरियल कर दो उसको। जैसे हमारे नॉर्मल वर्ड में भी मिस स्टेटमेंट अगर है लेकिन थोड़ी बहुत है तो हम कहते हैं चलेगा, उसी तरह थ्रेट अगर है लेकिन थोड़ा बहुत है, मिनिमम लेवल पे है, तो फिर चलेगा। पहला सेफगार्ड क्या है जो अक्सर आपको मिलेगा? नोटिफाई फर्म अबाउट इंटरेस्ट, अबाउट थ्रेट। फाइनेंशियल लिखना लाजमी नहीं है, अबाउट इंटरेस्ट। मुझे एक चीज बताइए, क्या थ्रेट्स सिर्फ पार्टनर्स की वजह से राइज हो सकते हैं क्या टीम मेंबर की वजह से? फिर बताइए, क्या थ्रेट सिर्फ पार्टनर या टीम मेंबर की वजह से राइज हो सकते हैं कि टीम मेंबर के रिलेटिव की वजह से भी? अच्छा बताइए, अगर किसी टीम मेंबर या उसके रिलेटिव की वजह से थ्रेट राइज हो गया है, पार्टनर को, फर्म को कैसे पता चलेगा? वो रात को सोए होंगे, उन्हें ख्वाब आएगी, ओह ये हमारा टीम मेंबर है, इसका ये थ्रेट है, ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? कोड ऑफ एथिक्स ने उसकी जिम्मेदारी लगाई टीम मेंबर की कि भाई अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे भाई ने शेयर्स खरीदे हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्टेप नंबर 1 पे फर्म को नोटिफाई करो। फर्म, अगर फर्म को बाद में पता चल गया ना तो छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। हमारा एक टीम मेंबर थे हमारे फर्म में, तो उनका कुछ इस तरह का इशू आ गया कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं, कोई रिलेशनशिप था, डिस्क्लोज नहीं किया। बाद में पता चला, उधर सीईओ ने पार्टनर को बुला लिया, उन्होंने कहा सर ये क्या चक्कर है, ये तो प्रॉब्लम है। तो फिर टीम मेंबर अगर ये कहे कि सर मुझे तो पता ही नहीं था ये डिस्क्लोज करना है, तो क्या ये एक्सक्यूज माना जाएगा? नहीं। उन्होंने कहा कोड ऑफ एथिक्स इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, कोड ऑफ एथिक्स इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। अच्छा इसमें याद रखें, अच्छा इसमें याद रखें, कैफ लेवल की केस स्टडी में वो सिर्फ इतना कहता है कि फर्म को नोटिफाई करना चाहिए। ठीक है, सेफगार्ड में सिर्फ इतना कहता है। सीफैप लेवल पे एक स्टेप और ऐड करता है, कहता है अगर जूनियर ये कह रहा है ना कि उसे नहीं पता था तो उसको तो सजा मिले ही मिलेगी, सीनियर को भी मिलेगी। पर सिखाया क्यों नहीं? शाबाश। आपके पेपर में अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना जिसे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वो आपको तो सजा मिले ही मिलेगी, भुगतेंगे। टीचर का भी कसूर है, लेकिन ये देखा जाएगा अब टीचर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। लेकिन इंडिकेशन होती है, इंडिकेशन होती है कि टीचर, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट अगर क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाए, हम कहते हैं स्टूडेंट का मसला होगा, लेकिन अगर पता चले आधी से ज्यादा क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं टीचर का भी मसला लाजमी है। हम 1-2 स्टूडेंट अगर हमारे पास आके कहीं ना सर क्वेश्चन नहीं हुआ, हम उसे कहते हैं भाई तेरी गलती है, तूने नहीं पढ़ा। लेकिन जब 10, 12, 15, 20 स्टूडेंट आके एक ही बार, तो इसका मतलब है कोई कंसेप्ट ऐसा था जो हमें कमी है, हम नहीं पढ़ा सके, हमें अपने उस लेक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर कोई टीम मेंबर, ये जिम्मेदारी किसकी लगाई? टीम मेंबर की, कि वो बताए। और अगर टीम मेंबर नहीं बताता, ये टीम मेंबर का भी कसूर है, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर में भी वीकनेस है, उसको इंप्रूव करना चाहिए। इसका मतलब फर्म कोई सेमिनार नहीं कंडक्ट करवा रही, फर्म अवेयर नहीं कर रही अपने सिस्टम के साथ, अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं करवाई। बात हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल्स में, प्रोफेशनल कंपनी ड्यू केयर में, कि फर्म को ट्रेनिंग वगैरह करवानी चाहिए। इसका मतलब है फर्म वो काम नहीं करवा रही। चलिए नोटिफाई वाला क्लियर हो गया कि उस इंडिविजुअल, अब एक केस स्टडी में उसने कहा आपका सीनियर है, आर्टिकल्स के आखिरी साल है, क्लाइंट के सीएफओ ने उसको, अभी ऑडिट चल रहा है, क्लाइंट के सीएफओ ने इसको ऑफर कर दी, आपके आर्टिकल्स खत्म होंगे ना, आपने हमारे पास आ जाना है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की जगह खाली है, आपको हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट अपॉइंट कर देंगे। अब बताइए ऐसा सीनियर इंडिपेंडेंट रहा? इंडिपेंडेंट नहीं रहा, थ्रेट राइज हो गया। सेफ गार्ड में आप स्टार्ट कहां से करेंगे? नोटिफाई। उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो इस ऑफर को नोटिफाई करे, वो इस ऑफर को नोटिफाई करे कि सर मुझे ऑफर आई है। अच्छा फर्म को क्या करना चाहिए फिर? उसका शाबाश, उसको रोटेट कर दे, यही लिखा हुआ है। एक बात और लिखी हुई है, उसके काम को चेक करवा लें, शाबाश, यही चीजें लिखी है। तो अगर आप इसकी कोड ऑफ एथिक्स की सेंस को समझ आए ना कि आपको चाहता क्या है, तो आप बड़ी आसानी से केस स्टडी अगर कुछ भी ना पढ़ के जाएं, आपको थ्रेट के नाम याद आए
और आपको कुछ ना कुछ सेफगार्ड या वैल्यूएशन फैक्टर याद है, इवन इस सिचुएशन में भी आप इस काबिल हैं आई कैप के 50 से 60% केस स्टडी एज ऑन टुडे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी कॉमन सेंस की बेस पे। अगर आपको थ्रेट्स के नाम याद है, सिग्निफिकेंस के ये फैक्टर्स कॉमन ये याद है और कुछ सेफगार्ड, तो मोर देन 50 to 60% केस स्टडीज आप कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ इंटरेस्ट, डिस्पोज ऑफ इंटरेस्ट सारे का सारा डिस्पोज कर दो या इतना के रिमेनिंग इमटेरियल रह जाए। क्लियर हो गया? अच्छा सोच के मुझे बताइए, ये सेफ गार्ड इधर आएगा, डिस्पोज ऑफ इधर आएगा, इधर आएगा। अच्छा इधर भी इनडायरेक्टली आ रहा है। जब हम कहते हैं ना कि क्लाइंट से रिपोर्ट साइन करने से पहले क्लाइंट से पैसे रिकवर करवा लो, तो ये बेसिकली क्लाइंट की तरफ से डिस्पोज ऑफ वाली बात है। बिजनेस रिलेशनशिप कि अगर पार्टनर का डायरेक्टर के साथ पार्ट टाइम बिजनेस चल रहा है, कोई खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डिस्पोज ऑफ। बहुत ज्यादा गुड एंड सर्विसेज क्लाइंट से बाय कर रहे हैं, डिस्पोज। तो ये कॉमन आ गया। अच्छा इसमें नहीं आएगा, इसमें ना सोचे, क्योंकि रिलेशनशिप्स को हम डिस्पोज नहीं कर सकते, इसमें ज्यादातर नहीं आएगा। हाँ जी आगे चलते हैं। रिमूव रेलिवेंट टीम मेंबर फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट, रोटेट कर दो या रिमूव कर दो। अच्छा ये तो मेरा ख्याल है इसमें आएगा, इसमें अगर डिस्पोज ना करें, डिस्पोज नहीं करते नहीं, इसमें फीस में नहीं आएगा मेरा ख्याल, क्योंकि पूरी की पूरी फर्म को रोटेट, इंडिविजुअल को रोटेट किया जा सकता है, फर्म को तो नहीं किया। बिजनेस रिलेशनशिप में आएगा, बाइंग गुड्स में आएगा, फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप में, लॉन्ग एसोसिएशन में, एम्प्लॉय रहा है कोई, गिफ्ट ले लिया किसने, कोई क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दें, तो ये आपने देखा, ये अक्सर आपको नजर आए। इसी तरह एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को फाइंड कर लें, ये भी हाँ तकरीबन भाई क्लियर हुआ ये। अच्छा आप मुझे बताइए कोड ऑफ एथिक्स की केस क्वेश्चन कैसे टेस्ट करेगा आपसे? वो हमें 1, 2 या 3 सिचुएशन दे देगा और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हर सिचुएशन के बारे में क्या बताएं, 3 चीजें। कौन कौन सी? थ्रेट, सिग्निफिकेंस, सेफगार्ड। थ्रेट्स हमने डिस्कस कर लिए कुछ सिचुएशंस के, सिग्निफिकेंस डिस्कस कर ली जो ज्यादातर अपियर होती है। अब इसमें कोई नई सिग्निफिकेंस का फैक्टर आता है जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर सेफगार्ड। क्लियर? एक प्रॉब्लम जब मैं आपको बता दूं जो आप खुद से जब घर असाइनमेंट कर रहे होंगे तो आपको फेस करना पड़ सकती है, वो ये जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स, सिग्निफिकेंस, ये समझ आ जाती है क्योंकि ये कॉमन सेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, समझ आ रही होती है। अच्छा ये कह रहे हो तो क्यों कह रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन भी बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं कि ये लाइन लिखी है, ये स्टेप लिखा है तो क्यों लिखा है। कोर्स ऑफ एक्शन भी आसानी से समझ आ जाते हैं। सेफगार्ड, थ्रेट्स जो है ना, जिन सिचुएशन में तो सिर्फ एक थ्रेट है वो बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। 3 सिचुएशन हमारे पूरे सिलेबस में ऐसी हैं जिनमें थ्रेट्स की तादाद 2 या 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 2 या 3 है। और उसमें 3 सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें दूसरा या तीसरा थ्रेट, स्टूडेंट कहता है सर ये बताइए कैसे अराइज होता है। ये आपको पहला थ्रेट, जैसे अभी बात हुई फैमिलियर, वो एम्प्लॉय था, फैमिलियरिटी थ्रेट फौरन समझ आ गया। आपने जो इसके साथ सेल्फ इंटरेस्ट था वो भी आपने कहा थोड़ा 50-50, लेकिन इंटिमिडेशन तो नहीं। या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इंटिमिडेशन अराइज हो गया, वो सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं अराइज होता, पैसे ऑडिटर की जेब में थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन यहां पे फिर मैं क्या कहूंगा कि रटा लगाएं जो लिखा होगा, क्योंकि आई कैप जब इस केस स्टडी को टेस्ट करता है सोल्यूशन में यही थ्रेट होते हैं और मार्किंग स्कीम में भी उसने इन्हीं थ्रेट्स के मार्क्स दिए होते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे एक थ्रेट, आधा नंबर काट लेगा वो। ठीक है, 3 थे, 2 लिखे, 1 समझ नहीं आया इसलिए नहीं लिखा, तो बेहतर है समझ आए। हम पूरी कोशिश करेंगे समझ भी आए, लेकिन आपको बताया पूरे कोड ऑफ एथिक्स में इंशाल्लाह सेफगार्ड सारे समझ आ जाएंगे, आपको सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स भी सारे समझ आ जाएंगे, थ्रेट में भी तकरीबन सारी सिचुएशन समझ आ जाएंगी, लेकिन 2-3 सिचुएशंस के 2-3 थ्रेट ये समझ। तो आपको पता है इस तरह की सिचुएशन में हमारी अप्रोच क्या होती है, रटा लगाओ आगे चलो, रटा लगाओ आगे चलो। क्लियर? अच्छा आज की होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। ये होम असाइनमेंट आपकी कोड ऑफ एथिक्स की पहली असाइनमेंट है, लाजमी चेक करनी है मैंने, लाजमी असाइनमेंट चेक करनी है मैंने, ये ध्यान में रखें, रिटन फॉर्म में, और सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में। ये नोट कर ले, ये पिक्चर ले लें, इसके बाद में आपने कहना सर ये क्वेश्चन था और ये नहीं था। ये अच्छा ये है 11 क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है ये हाँ, ये 11 को नहीं रीडिंग, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव करने हैं। ये क्वेश्चन 9, 11 पार्ट 2, ये वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन जो आपने राइटिंग में करने हैं, और ये वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन जो राइटिंग में करने हैं।
असाइनमेंट पहले रीडिंग करनी है, लेकिन रीडिंग के बगैर असाइन ना कीजिएगा, समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन। पहले रीडिंग करें सारी, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, इन क्वेश्चन को भी रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। क्लियर? और ये हर क्वेश्चन में मुझे चाहिए, हर क्वेश्चन के 3 हेडिंग मुझे चाहिए। कौन कौन सी हेडिंग? पहली थ्रेड, दूसरा सिग्निफिकेंस, तीसरा सेफगार्ड। शाबाश शाबाश, बेहतरीन। जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।